Previous class we have seen work done by a variable force, or we have understood how to find. When the force versus displacement diagram is given, you find out the area of the diagram, that gives you the work done by the force. चलिए एक typical case लेते हैं. We are still working under the same heading, that is work done by a variable force. इसी हेडिंग में ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं और इसका पार्ट 3 हम लोग आज देखने वाले हैं. If a force linearly varies with displacement, then work done by force is equal to mean force into displacement. This concept is not available in any of your books. For this type of questions they go for integral method, जिसको मैं skip करना चाहता हूँ. देखो बुक में work done by a variable force कहेगा तो शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन से. अभी तक मैं इंटीग्रेशन पे नहीं आया हूँ. I have given you so many approaches to solve variable forces, but still it is unavoidable. कुछ क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, और वैसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे. हमें सीखना है, वो भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन काफी क्वेश्चन जो बिना इंटीग्रेशन मेथड में बिना कैलकुलस यूज करके हो सकता है. दैट इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट क्लास. आज की क्लास में भी ये हम देख रहे हैं. क्या देख रहा, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अगर कोई फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है विथ डिस्प्लेसमेंट, तो मीन फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होगा? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या मतलब है? मतलब ये है कि सपोज हम कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स को प्लॉट करते हैं और वो देखते हैं कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन, चलो मानते हैं कि कुछ ऐसे हुआ, ठीक है. तो अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क हुआ. चलो मानते हैं कि यहां पर फोर्स था F1, यहां पर फोर्स था F2. तो हमें मालूम है कि x1 से x2 जाते वक्त क्या कहेंगे? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2 is equal to area under the diagram. अंडर द डायग्राम जो एरिया है, एरिया अंडर द डायग्राम मतलब कौन सा एरिया? ये वाला एरिया. ये एरिया कैसा दिख रहा है? अगर ये लिनियरली वेरी कर रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक ए ट्रेपेजियम, तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या होगा भैया? एरिया अंडर द डायग्राम विल बी दिस साइड लेंथ यहां पर F1 प्लस ये साइड लेंथ कितना? F2 हाफ F1 प्लस F2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. यहां से यहां तक हुआ x1, यहां से यहां तक हुआ x2, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1. देखो तो क्या मिल रहा है? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2 इज द मीन फोर्स. इट इज मीन फोर्स, है ना? F1 प्लस F2 बाय 2 इज द मीन फोर्स. और ये क्या हुआ? x1 से x2 तक गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x2 माइनस x1, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. हाँ सर, समझ में आया सर? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. This approach is not available in any of your books, and fortunately most of the questions will be coming under this category. You will see the force is linearly varying with the displacement. Not only here, many cases will come in future. आगे भी ढेर सारे केसेस आएंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखोगे the force is linearly varying with the displacement. When you go for surface tension, you will see the force is linearly varying with the displacement. Spring force, linearly varying with the displacement. Many things will be changing. So in that case, how we calculate the work done? Mean force into displacement. बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. If the force acting on a body, the force acting on a body at
by F is equal to 3x plus 5 Newton. Find work done by the force in displacing the body from कहाँ से कहाँ तक, from say x is equal to 2 meter to x is equal to 7 meter, ऐसा करके दिया हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत बुक में क्या करेंगे, they'll start making integration, but we want to do it orally without using even pen and paper you can do। मेरा तरीके को देख लो, फिर आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी कर सकते हो। सॉल्यूशन लगाने की बात हुआ, क्या बात था इसमें, इफ ए फोर्स लीनियरली वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इज x प्लस b और mx प्लस c, mx प्लस c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो उस फॉर्म में वेरी कर रहा है। तो इन दैट केस क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले निकालेंगे F1 क्या है, इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स कितना था बाबा, इनिशियल फोर्स मतलब फोर्स एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज 3x प्लस 5 8 x इज इक्वल टू 2, कितना है 6 प्लस 5 11 न्यूटन। ओ फाइन। F2 फाइनल फोर्स, फाइनल फोर्स क्या हो गया, इट इज अगेन 3x प्लस 5 बट वेयर एट x इज इक्वल टू 7, डालो तो ये हो गया 21 प्लस 5 26 न्यूटन। समझ में आया क्या, ये बात है। तो मीन फोर्स क्या हो गया, द मीन फोर्स इज इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2, 11 प्लस 26 सॉरी 11 प्लस 26 by 2 that is equal to 37 by 2 न्यूटन। What was the displacement? डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, x is equal to 2 से x is equal to 7 तक, क्या कोई मुझे बताएगा क्या होगा, 7 minus 2 5 मीटर। देखो तो कितना आसान है, क्या अभी हम वर्क नहीं निकाल सकते, वर्क इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट will give you 37 by 2 into 5 is equal to 150 plus 185 by 2 is 92.5 जूल्स। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे दिया रहेगा तो करना तो एकदम आसान है, बट यू विल सी इसका एप्लीकेशन तो और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। क्या ये मेथड सबको समझ में आया? और क्या इतना कैलकुलेशन हम ओरली नहीं कर सकते थे? x इक्वल टू 2 में क्या है, x इक्वल टू 7 में क्या है, दिस प्लस दैट बाय 2 होल इनटू 5, ये तो ओरल कैलकुलेशन भी हो सकता था, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे जस्ट फॉर चेकिंग योर इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस, मैं अगर कहूंगा एक क्वेश्चन आपको देता हूं ऐसे कि सपोज ए फोर्स, इसको आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आंसर बताओ। ए फोर्स 10 minus F is equal to 10 minus 2x pulls a body 10 minus 2x Newton, 10 minus 2x Newton pulls a body from x is equal to say 2 to x is equal to 3 meter। Find work done। क्या बिना पेन एंड पेपर यूज किए आप मुझे सीधे सीधे आंसर बता सकते हो? कोशिश करो। क्या करना होगा, you have to find out initial force, you have to find out final force and then काम बन गया आपका। आपको मालूम है कैसे करना है फिर? Can anyone tell me? 5 जूल्स। देखो कितना जल्दी आंसर बन रहा है, इनको समझ में आ गया, फटाफट बता देंगे। इनिशियल फोर्स क्या है? इनिशियल फोर्स सीधे
जिनको समझ में आता है उनके लिए x इक्वल टू 2 में इनिशियल फोर्स हो गया 6 न्यूटन, फाइनल फोर्स कितना हो गया x इक्वल टू 3 में इज 4, तो मीन फोर्स हो गया कितना, मीन फोर्स हो गया 6 + 4/2 इज 5 न्यूटन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर से 3 मीटर, मतलब 3 - 2 = 1 मीटर। सो व्हाट इज द वर्क डन इज 5 × 1 = 5 joules। So this way we could see that the work done is coming out to be 5 joules। ठीक है, work done is coming out to be 5 joules। ओके, यूटिलिटी पार्ट देखते हैं। लेट मी मेक द क्वेश्चन लिटिल टफर। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चेन रखा हुआ है, ये चेन ऐसा है, चेन का कुछ लेंथ साइड में झूल रहा है। सपोज हम कहेंगे लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग इज L/3, मास ऑफ द चेन इज m, लेंथ ऑफ द चेन इज L। क्या दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ चेन is equal to m, length of chain is equal to L। Initially L/3 length hangs beyond the edge, ऐसा करके दिया है। अब जैसे हम चेन को छोड़ दिए फिर चलने लगा। पूछा है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। If the chain slips out of table till it leaves the table। इसको बुक में क्वेश्चन अवेलेबल है। व्हाट दे डू, दे विल गो फॉर इंटीग्रेशन। देखोगे तो आपको डर लग जाएगा, ऐसा मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। हम भी करेंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन नहीं पढ़े हैं, कैलकुलस तो नहीं कर रहे हैं, हम भी करेंगे। लेकिन फिलहाल लेट अस सी आवर मेथड हाउ पावरफुल इट इज। ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई एक चेन है जिसका मास है m, लेंथ है L, और वो चेन को ऐसे टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। टेबल का चेन का 1/3 हिस्सा जो है वो झूल रहा है बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। नाउ लुक एट द ओवरहैंगिंग पार्ट। अगर यहाँ से छोड़ देंगे, ये पार्ट का कुछ वेट है तो फिसलना शुरू करेगा, फिसलते 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 निकल जाएगा। क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा पहले सोचते हैं वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। जब ये फिसलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज पुलिंग डाउन और ये नीचे जा रहा है, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। हाँ, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। कितना होगा, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ, क्या दिया है, इफ द चेन स्लिप्स आउट ऑफ टेबल। अगर ये चेन टेबल से फिसल के निकल जाता है, कब तक, टिल इट लीव्स द टेबल, जब तक वो टेबल को छोड़ेगा तब तक वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ होगा। क्या क्वेश्चन सबको हजम हुआ? आंसर में बना लूंगा चुटकी से, क्वेश्चन समझ में आया तो देखो। चलिए बिट नंबर 2 भी है, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन पुलिंग द चेन, completely on to the table। अगर ये चेन को हम टेबल के ऊपर खींच के ले लेंगे, what will be work done against gravity। टेबल से नीचे खींच के ले लेंगे, what will be work done by gravity। ऐसे करके पूछा गया। अगर खींच के ऊपर ले लेंगे तो ग्रेविटी नीचे खींच रहा था, हम जबरदस्ती ऊपर खींच ले, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसको टेबल के ऊपर चढ़ाने में कितना वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, टेबल से फिसल जाएगा तो कितना वर्क होगा बाय ग्रेविटी। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन।
let us go for the first solution. पहला सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना सॉल्यूशन में क्या है। चीज ये है कि जब ये चेन यहां से फिसल रहा होगा और उसका कोई एक डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले L/3 था, अब कुछ फिसल गया होगा, है ना? कितना फिसल गया होगा? सब कुछ x। Then chain has, I'm talking about bit number 1, chain has slipped by x। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा जब ये चेन x डिस्टेंस स्लिप कर चुका होगा ये लेंथ कितना होगा? L/3 तो था और x फिसल गया, L/3 प्लस x, है कि नहीं? स्लिप्ड बाय x। F फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। अच्छा, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट है फोर्स। वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है? ये पूरा चेन का मास है m, लेंथ है l। 1 मीटर का मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मीटर? मास ऑफ 1 मीटर विल बी इक्वल टू m/l, इक्वल टू m/l। 1 मीटर का मास इतना है। ये कितना मीटर है? दिस इज नथिंग बट L/3 प्लस x। तो मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट क्या हो गया? m/l इंटू L/3 प्लस x। वेट क्या हो गया? इंटू g। सो व्हेन द चेन हैज ऑलरेडी स्लिप्ड a distance x, जब x डिस्टेंस फिसल गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन इज m/l इंटू L/3 प्लस x इंटू g। अगर ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर देंगे, क्या ये कुछ a प्लस bx फॉर्म में नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा एक फॉर्म में आएगा। मतलब क्या पता चला? फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर इतना सारा चीज आप इमेजिन कर सकते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन नहीं चाहिए। मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दिस केस द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कैलकुलस मेथड से करेंगे उनको ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इसको लेके वो आगे इंटीग्रेशन करेंगे। हमें अभी ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मैं खाली आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये x डिस्प्लेसमेंट जा चुका है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। जैसे पता चल गया लिनियरली वेरी कर रहा है, ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2 होल इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना सिंपल है। तो क्या मुझे कोई बताएगा हियर व्हाट इज इनिशियल फोर्स? जब चेन चलना शुरू किया, शुरू में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? ओनली L/3 पार्ट झूल रहा था, L/3 पार्ट झूल रहा था। L/3 पार्ट का मास कितना है? m/3। वेट कितना है? m/3 इंटू g। क्या आप मुझे बता सकते हो फाइनल फोर्स क्या होगा? कब फाइनल फोर्स? जब ये टेबल को छोड़ चुका है, व्हेन इट हैज लॉस्ट कांटेक्ट फ्रॉम दी टेबल। जब ये टेबल को छोड़ चुका है तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पूरा का पूरा चेन नीचे आ चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पूरा का पूरा वेट, isn't it? So the final force is mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भैया? अरे पहले L/3 झूल रहा था, अब कितना झूल रहा है? पूरा का पूरा L। कितना नीचे आया? L माइनस L/3 दैट इज इक्वल टू 2L/3। हमें तो सब कुछ मालूम है, तो हम कहेंगे मीन फोर्स क्या होगा? इट इज F1 प्लस F2/2। और वार्डन क्या होगा? इट इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए सबका वैल्यू भरते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच विल बी द वार्डन, हाउ मच विल बी द वार्डन इन वार्डन बाय ग्रेविटी। वार्डन बाय ग्रेविटी की ये चेन जब तक नीचे गिरेगा तब तक वार्डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ठीक है, निकालते हैं। ठीक, वार्डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे। चलो वैल्यू डालते हैं। मीन फोर्स हो गया mg/3 प्लस mg, mg/3 प्लस mg/2 डिस्प्लेसमेंट 2L/3। एक 2 दूसरा 2 को खा गया, क्या मिला?
ये हो गया 4mg/3l, 4mg/9। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब हम लोग कैलकुलस वाला मेथड पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन को करेंगे और तब देखोगे कितना लंबे चौड़े तरीके से ये आंसर आ रहा है। तो आप सोच रहे हो ये भी तो छोटा नहीं दिख रहा है सर। छोटा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यू आर कंसीडरिंग दिस पार्ट। ये पार्ट इज टू बी अंडरस्टूड, ये समझना है, ये पार्ट समझना है। समझ में आ गया तो हाँ इजीली करा देनी है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट करना है। इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स बाय 2 इनटू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? चलिए अगर ये चीज आपको समझ में आया तो अब पहला वाला क्वेश्चन को थोड़ा बताइए। ये वाला क्वेश्चन को फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन पुलिंग द चेन कंप्लीटली अप टू द टेबल। अगर खींच के इसको टेबल के ऊपर चढ़ा देंगे कितना वार करना पड़ेगा? जब वार होगा वर्क डन विल बी बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। सोचो ग्रेविटी नीचे खींच रहा था, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी हमें बताना है कितना होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट है। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज लिनियरली डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। देखना पड़ेगा इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो देखते हैं बीट नंबर 2 के लिए, बीट नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमें समझ में आ चुका है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। क्या स्टेटस हुआ है देखो तो शुरू में टेबल ऐसे था, चेन ऐसे था, ये हिस्सा झूल रहा था। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? पूरा का पूरा चेन टेबल पे आ गया, कुछ भी नहीं झूल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। अच्छा तो इनिशियली क्या फोर्स था? व्हाट वाज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट? कितना था ये? mg/3, ओनली 1/3 झूल रहा था। कोई बताएगा व्हाट वाज द फाइनल वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट? अरे कुछ तो झूल नहीं रहा था, फाइनल इट वाज 0। समझ में आ रहा ना? अब अगर ये मिल गया तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ निकाल दो। कितना मूव करवाया हो इसको? L/3 तो चढ़ाए हो। Displacement is L/3. What is the work done? Initial force plus final force into L/3. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? This method is not available in any of your existing books. ठीक है, सीख लोगे तो एग्जाम में फटाफट काम बन जाएंगे। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप चुटकी में बनाओगे। तो वैल्यू क्या हो गया? mg/3 plus 0, mg/3 plus 0/2 हो गया mg/6 into L/3 हो गया mg/L/18, mg/L/18। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस लिख लीजिए। In figure shown, the block was at equilibrium. Find work done against spring force in pulling the block by 0.5 मीटर। ब्लॉक को नीचे खींचना है, कितना? 0.5 मीटर। पता करना है वर्क अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको उल्टा खींच रहा था। आप जब इसको जबरदस्ती नीचे लाओगे वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था लेकिन स्प्रिंग फोर्स ऊपर खींच रहा था। जबरदस्ती ला रहे उस फोर्स के अगेंस्ट में, तो आप कहोगे वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना। अब क्या करें, कैसे करें? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारे लफड़ा है, बट लेट अस थिंक वेरी सिंपली। क्या आपको मालूम है कि एनी डिस्प्लेसमेंट x द स्प्रिंग फोर्स इज kx। दैट मींस स्प्रिंग में जो फोर्स होने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी करने वाला है।
अच्छा, लिनियरली वेरी करने वाला है। तो क्या करेंगे, इनिशियल स्प्रिंग फोर्स फाइनल स्प्रिंग फोर्स बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है। तो हम कहेंगे सोल्यूशन, ये हो गया पोजीशन ए, चलो मानते हैं कि ये हो गया पोजीशन बी जब हम इसको खींच के ले आए। 8A स्प्रिंग फोर्स क्या है बाबा, स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना वेट होगा उतना ही जोर से स्प्रिंग खींच रहा होगा, इसलिए तो रेस्ट में। सो F इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है? You will say F1 is 10 न्यूटन। जब ये यहाँ पे था स्प्रिंग फोर्स कितना था, 10 न्यूटन। जब वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर कुछ एलंगेशन था ऑलरेडी, अब इसको और फर्दर एलंगेशन कर दिए। 8B स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जब यहाँ तक खींच लिए हैं, जो फोर्स था ही था और भी एक्स्ट्रा खींच लियो, कितना होगा 10 प्लस K इंटू एक्स। अरे 10 न्यूटन ऑलरेडी था और x खींच लिए हो, नहीं तो ये हो जाएगा 10 प्लस kx, क्योंकि कोई स्प्रिंग को x खींचो तो इसमें फोर्स होता है kx। ये ऑलरेडी 10 था और x खींच लिए, अब हो गया 10 प्लस kx। अच्छा k का वैल्यू कितना है 20 इंटू 0.5 इज अनदर 10 प्लस 10 इज 20 न्यूटन। हाँ कितना सिंपल है। अरे मीन फोर्स कितना है, देखो इस क्वेश्चन को भेज के देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मीन फोर्स कितना हो गया 10 प्लस 20/2 इज 15 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो दिया है कि 0.5 मीटर, तो वार्डन कितना होगा, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 7.5 जूल्स। और इतना सारा का सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो। क्या बालकिशन को चीजें समझ में आ रहे हैं? यस सर, यस। तो कैसे हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा है? मैं आपको ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग इसको करोगे, ठीक है? ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग इसको अभी करोगे। लेट मी गिव यू नाउ a spring has constant K. If warden in stretching the spring by some length, कुछ लेंथ स्ट्रेच कर दिए, if warden थोड़ा सा वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग, थोड़ा बाई अगेंस्ट, ये चीज को मिस नहीं करना चाहिए, ये सब बड़े खतरनाक चीज होते हैं, इनको मिस कर जाओगे तो चीजें गड़बड़ा जाते हैं। मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया तो सेंटेंस को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, स्प्रिंग हैज कांस्टेंट K, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट K। if warden against spring force, if warden against spring force, warden against spring force, warden against spring force, in stretching the spring by some length is W0, find additional warden for additional equal
एलोंगेशन। ये चीज को थोड़ा देखना। एडिशनल वार्डन फॉर एडिशनल इक्वल एलोंगेशन। क्वेश्चन समझा देता हूं। कोई एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मालूम नहीं है, के दिया है बस। ये स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचने में कितना दूर मालूम नहीं, कुछ दूर खींचे। वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स था W नॉट, बोल रहा है कि इतना खींचने में, सपोज हम x खींच लिए, x खींचने में W नॉट और x खींचने में फॉर एडिशनल वार्डन फॉर एडिशनल इक्वल एलोंगेशन, और x खींचने में और कितना वर्क होगा। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आना बड़ी चीज है। कोई स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k है, स्प्रिंग को x खींचने में वार्डन होता है W0 और x खींचने में और कितना वार करना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए, अगर आप सोच सकते हो तो सोचो। ये मान लो कि इस पॉइंट का हम नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B, यहाँ पे C। कहने का मतलब A to B खींचने में वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स W0, B to C खींचने में वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। अब हमें निकालना है व्हाट इज द वार्डन। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो वार्डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स बोल रहा है, और आप जानते हो कि जैसे जैसे इसका एलोंगेशन बढ़ता है तो स्प्रिंग फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होगा वो एक के ऊपर सीधा सीधा डिपेंड करता है, लिनियरली डिपेंड करता है, F इक्वल टू K फॉर्म में डिपेंड करता है। ये सबको मालूम है। क्या दिया है? कोई बॉडी को, एक चेन को A से B तक खींचने में, स्प्रिंग को A से B तक खींचने में वर्क फॉर W, B से C तक खींचने में कितना वर्क होगा। सॉल्यूशन फॉर A to B स्ट्रेचिंग। क्या हुआ है? इनिशियल फोर्स क्या है? इनिशियल फोर्स इज फोर्स एट A। अरे तब तो चेन खींचा नहीं गया था, स्प्रिंग फोर्स हुआ 0। फाइनल फोर्स F2, फोर्स एट B कितना खींचा गया था? X, सो इट इज Kx। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना था? डिस्प्लेसमेंट वाज x, A से B तक का, और वार्डन कितना है वो तो दिया है W0। क्या है रिलेशन इनके बीच में? आप जानते हो वार्डन इज F1 प्लस F2/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वार्डन क्या था? W0। F1 प्लस F2 क्या हो गया? 0 प्लस Kx/2 इज Kx/2 इंटू x इज हाफ Kx स्क्वायर। सो W0 इज हाफ Kx स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है। let us for B to C, क्या कोई मुझे बताएगा इनिशियल फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स जब वो यहाँ पर है, स्प्रिंग ऑलरेडी x खींचा जा चुका है, इट इज Kx। क्या कोई बताएगा व्हाट इज फाइनल स्प्रिंग फोर्स? अभी यहाँ पर जब है कितना खींचा गया है? 2x है कि नहीं? द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2x। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? k into 2x, k into 2x हो गया 2kx। अच्छा, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। इनिशियल स्प्रिंग फोर्स, फाइनल स्प्रिंग फोर्स बाय 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब नया वर्णन क्या है? वही तो हम एज्यूम कर रहे हैं, W डैश, और पता करना है। चलो ना ठीक ठीक लिखते हैं। W डैश इज इक्वल टू इनिशियल स्प्रिंग फोर्स प्लस फाइनल स्प्रिंग फोर्स बाय 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है B to C का? x। देखो तो सिंपलीफाई करो तो क्या दिख रहा है आपको? What you are able to see in the expression, how you correlate the Warden in the second case, with the one in the first case। कैसे जोड़ेंगे, निकालेंगे तो पता चल जाएगा। पहला केस में तो वार्डन और W0 दिया है जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना था? हाफ Kx स्क्वायर। दूसरे केस में व्हाट इज द वार्डन कमिंग आउट टू बी? 3kx/2 into x, that is 3 times half Kx square, है कि नहीं? हाफ Kx स्क्वायर कितना है? हाफ Kx स्क्वायर इज W0, so it is 3W0। सही बताया?
साइतोष पांडा ने सही बताया। यहाँ से यहाँ तक खींचने में अगर वार्क हुआ है W0, यहाँ से यहाँ तक खींचने में वार्डन होगा 3W0। याद रखो, यहाँ से और x खींचेंगे 5W0, then 7W0, then 9W0। दैट इज अनदर थ्योरी, मस्ट रिमेंबर थिंग्स विल बी कमिंग इन दैट सीक्वेंस। तो अगर x खींचने में वार्क होता है W0, x से 2x तक खींचने में वार्क होगा 3W0। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको वैसे एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे कोई एक चेन रखा है और ये चेन ऐसे ऐसे रखा है। क्या दिया है चेन का? कुछ लेंथ झूल रहा है, ठीक है। अब ये लेंथ, चेन का कुछ लेंथ झूल रहा है, चेन का मास m है, लेंथ l है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अंडर दिस कंडीशन अगर मैं चेन को खींचूंगा निकालने के लिए तो सम वर्क विल बी डन, बट वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन और अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन आई पुल द चेन आउट ऑफ द टेबल। चेन को अगर बाय फ्रिक्शन होगा इफ आई एम पुलिंग द चेन आउट ऑफ द टेबल, अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं। अच्छा, क्या दिया? इन फिगर शोन फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन in pulling the chain out of the table from the given position। जिस पोजीशन में दिया गया है उस पोजीशन से अगर हम इसको खींच के बाहर निकालेंगे। देखो, हम वी आर मेंटेनिंग आवर ओन लेवल। हम अगर ज्यादा लो लेवल में जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बट उनकी खुशी के लिए मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो डाउन टू योर लेवल टू मेक यू हैप्पी, रेदर यू कम अप टू माय लेवल एंड लेटर यू विल बी हैप्पी। बाद में पता चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इसलिए घुमा फिरा के दे रहा हूँ, अब इसको करो, निकालो। इस चेन को अगर हम खींच के निकालेंगे टेबल से, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन पुलिंग द चेन आउट ऑफ द टेबल। हमें देखना है कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जानने के लिए पहले हम देखेंगे क्या हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है। देखो, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इसका वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, वेट इसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेंथ घटने लगेगा, वेट घटने लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन घटने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स घटने लगेगा। लेंथ कितना घटेगा? जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, लेंथ 2 सेंटीमीटर घट गया। कहने का मतलब हुआ द वेट ऑफ दिस चेन ऑन द टेबल विल डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? और क्या? The normal reaction will depend on the weight, frictional force will depend on the normal reaction। मतलब frictional force is linearly varying with the displacement। समझ में आया? अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? Here frictional force, ये हमें इसमें लिखना है। Here frictional force varies linearly with डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मुझे कोई इनिशियल फ्रिक्शनल फोर्स बताएगा? इनिशियली ये L/3 है, तो इनिशियली फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? म्यू इनटू R1, वेदर म्यू तो म्यू है, R1 क्या है? इसका वेट है। ये कितना लेंथ है? लेंथ कितना है? 12/3। तो मास कितना होगा? 2m/3। वेट कितना होगा? इनटू g। क्या फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स कब? जब ये फिसल के निकल चुका है। अरे जब ये फिसल के निकल चुका है, टेबल के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0। व्हाट इज द मीन फ्रिक्शनल फोर्स? दैट कैन बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? एक चीज तो आप लोग बताओ, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट जब इसको खींच के निकालेंगे? वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट?
अरे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ऑलरेडी L/3 था, खींच के बाहर निकाल लिए। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? तो ऑलरेडी L/3 झूल रहा था, खींच के यहां तक ले आए, नाउ दिस लेंथ इज L, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 2L/3, L - L/3। अच्छा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई मुझे वर्क डन बताएगा? वर्क डन विल बी हाउ मच? वर्क डन इज इक्वल टू F1 प्लस F2/2 मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल फोर्स तो 0 है, इनिशियल फोर्स ये है, बाई 2 करेंगे, आ जाएगा 2 कट जाएगा, म्यू mg/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2L/3। सिंपलीफाई करें, क्या मिलेगा? 2 म्यू mgL/9। The work done against friction is going to be 2 म्यू mgL/9। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है। In above question, find work done against gravity, against friction. Work done against friction in pulling the chain completely onto the टेबल। चेन को पूरा टेबल के ऊपर उठाने में क्या वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी? अब नीचे निकाला था, अब खींच के ऊपर चढ़ाया। व्हाट विल द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन पुलिंग द चेन ऑनटू द टेबल? क्या आप लोग कर सकते हो इसको? देखो तो एक क्वेश्चन कर लो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब शुरू में ये चेन ऐसे रखा हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, ये चेन ऐसे रखा हुआ है, पूरा का पूरा चेन टेबल के ऊपर आ चुका है। ये पहले 12/3 था। पूछा है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन पुलिंग द चेन ऑनटू द टेबल। कोशिश जारी रखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्राई नाउ। In the above question, find work done against friction in pulling the chain completely onto the table. हम जान चुके हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लिनियरली वेरी करेगा। तो फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है और हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। शुरू में फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? यही पार्ट के ऊपर जो था, ये पार्ट का मास कितना है? इट इज 2m/3। वेट कितना है? इनटू जी। अगर इसको खींचेंगे तो इस पार्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 2 म्यू mg/3। जब आप खींचने लगे, चढ़ने लगा, फाइनली जब पूरा चढ़ चुका है तब फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? क्या मास है? पूरा मास है भाई, पूरा मास है तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg। यस, तो मीन फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 म्यू mg/6। 5 म्यू mg/6। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भैया? उठाया ऊपर इसको L/3, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया देखो तो, 5 म्यू mg/6 इनटू L/3, it is 5 म्यू mg/L/80। देखो हमारा बेटा ठीक ठाक बता दिया है पहले से, सही आंसर है। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। ठीक है।
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऐसा लगा है पुली और इस पुली से कोई रस्सी ऐसे जा रहा है, ये रस्सी है, अब ये हो गया रस्सी, ये रस्सी है और यहाँ पे लगा है कोई एक ब्लॉक, कितना 6 kg का ब्लॉक है, 6 kg का ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है। यहाँ पे है कोई पहलवान जो रस्सी को खींचने वाला है, खींच के चढ़ाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया है से 10 मीटर, ठीक है। In figure shown the rope has mass 1 kg per meter. Find work done against gravity when the man pulls the rope. When the man pulls the rope till block reaches the pulley. Till block reaches the pulley. जब तक ब्लॉक पुली के पास पहुंचेगा, अगर ये खींच रहा है, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपको बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, करिए करिए करिए। ठीक, ये ब्लॉक को उठा के यहां तक लेना। सोचो कि हम कहेंगे ठीक, थोड़ा इसको ऐसा करते हैं। अरे अल्लाह निकल गया इसका। हाँ, सोचो कि जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर गया होगा, जब ये ब्लॉक ऊपर x गया है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, सोल्यूशन लिख रहे हैं। When block moves up by x, force of gravity is equal to weight of hanging part. Hanging part का जो weight है, that is the force of gravity. Weight of hanging part, ठीक है। अच्छा, weight of the hanging part क्या हो गया, देखो तो जब ये x गया है, that is equal to, थोड़ा इसको सुंदर से लिखते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट करना है, रुक, हैंगिंग थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, हाँ मस्त दिखा। अब वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट क्या होगा, जब ये x उठ गया है, ये जो पार्ट है, रोप का लेंथ कितना होगा भैया, 10 - 6, और रोप का मास कितना है, 1 kg पर मीटर। 1 kg पर मीटर मतलब 10 - x का कितना होगा, 10 - x kg, और वेट कितना होगा इंटू जी, प्लस इसका वेट कितना है 6 kg, तो 6g, सिंप्लीफाई करो तो 10g + 6g इज 16g माइनस gx। क्या फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाँ कर रहा है। y = mx + c फॉर्म में आया है कि नहीं, बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं करके देख रहा हूं कि हो रहा है, आप उतना इमेजिन करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। अगर मैं यही क्वेश्चन को इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड लगा के सॉल्व करूंगा तो मुझे इक्वेशन चाहिए जो मैं आपको करके दूंगा कैलकुलस मेथड में कैसे करते हैं, ठीक है। और वो आसानी से समझ में नहीं आता है, दिमाग फट जाएगा उसमें, लेकिन मैं करके दूंगा आपको। यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्क, फोर्स इज लीनियरली वेरिंग। एक बार पता चल गया कि फोर्स
linearly varying with the displacement, तो वर्क निकालना हमारा तो बायां हाथ का खेल है। इनिशियल फोर्स देखेंगे, शुरू शुरू में क्या फोर्स था, ये पूरा उठा रहा, पूरा का वेट कितना है, रस्सी का वेट कितना था 1 kg पर मीटर, ये 10 मीटर है, रस्सी का वेट कितना था 10 kg, इसका 6 kg, तो इनिशियली क्या फोर्स था 10 + 6 × g। अच्छा, फाइनली जब ब्लॉक आके यहाँ पे पहुंच चुका है, रस्सी का है, अब फोर्स क्या है ओनली 6g, तो फिर मीन फोर्स क्या हुआ भैया, मीन फोर्स हुआ 16g + 6g / 2, 16g + 6g / 2 is 11g, है ना, that is 110 Newton. So what was the displacement? Displacement उठा कितना ऊपर 10 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन = 110 × 10 = 1100 जूल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. Yes. Yes, sir. तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स पे हम लोग 3 क्लास लिए। आपको स्कूल में तो आधा क्लास में खत्म करेंगे, स्कूल को मारो गोली, बुक में भी यू विल नॉट फाइंड ऑल दिस वेराइटीज। मैं धीरे धीरे आपकी लेवल को थोड़ा कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तरफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको NIT IIT मेडिकल के लिए तैयारी करना चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो आपकी क्लास 10 की नॉलेज ही प्रिवेल करेगा। क्लास 10 में वर्क एनर्जी पार पड़े तो अभी वही पढ़ोगे, कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मिनिमम एनर्जी की तरफ लेने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको अच्छा लगे कि आप JEE के लिए या मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयार करोगे। अगर अभी आपको मैं मिनिमम चीजें नहीं दिया हूँगा तो बाद में आप कितना भी मेहनत कर लो, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कम से कम अभी पढ़ के भूल भी गए होगे, बाद में कभी दिल करेगा कि चलो तैयारी करते हैं तो पढ़ने से फिर से याद आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, प्रॉपर लॉजिक मिल जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास, एंड तब तक के लिए जय हिंद।